हेलो गाइज, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं सौरभ, आपका जीएस का एजुकेटर, और आज हम अपना आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे बेस्ट 200 फिजिक्स के एमसीक्यू सीरीज के। कितने 200 एमसीक्यूज जो हम करने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं पहले ही अपलोड करवा चुका हूं। फर्स्ट लेक्चर में हमने 40 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। कितने 40 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। एंड ये जो लेक्चर है इसमें भी हम 40 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग ये आपके कितने लेक्चर आएंगे, 40 एमसीक्यूज के जो आपके लगभग लेक्चर आएंगे वो लेक्चर आपके 5 आएंगे। तब जाके आपके पूरे लगभग 200 जो फिजिक्स के बेस्ट एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट करूंगा। तो मेरी एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, कि आप जिन्होंने भी ये वीडियो के से पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के प्लीज देख लें। और मैं थोड़ा सा एक एश्योरेंस देना चाहूंगा आपको इस चीज का कि ये जो क्वेश्चन सीरीज है, जो 200 में बेस्ट एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं, तो ये इनके बाहर आपको कोई क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि सर अगर हम इसे पढ़ते हैं तो क्या हमसे फिजिक्स बन जाएगी। तो मैं बिल्कुल इस चीज की आपको खुद इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि ये जो आपके 200 क्वेश्चंस हैं ये आप बिल्कुल इनको इजीली एग्जाम में कर लेंगे अगर फिजिक्स से कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या है कि जब मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो उस क्वेश्चन के पीछे का रीजन बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि उस क्वेश्चन का आंसर जो भी मतलब जो भी ऑप्शन उस क्वेश्चन का आंसर है वो क्यों है। तो इस चीज के पीछे का रीजन क्या है उस चीज को भी समझिए कि ये 200 क्वेश्चंस जब आपके मैं करा दूंगा तो फिर इन 200 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्या रहेंगे कि उनमें कंसेप्ट्स आपको बताऊंगा, और वो कंसेप्ट्स के चलते आप उन 200 के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज को शुरू करते हैं। और जितने बच्चों ने इससे पहले वाले 40 क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि व्हाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली। पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है। पहला ऑप्शन है कि इट विल रिमेन अंडर द वाटर व्हेन इट विल डिस्प्लेस मोर वाटर देन इट्स वेट। जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगी। दूसरा ऑप्शन है द डेंसिटी ऑफ नीडल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। सुई की सघनता पानी की सघनता के कम होती है। ड्यू टू सरफेस टेंशन, उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। ड्यू टू इट्स शेप, उसके आकार के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इजी है, सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये चीज मैंने जब आपको फिजिक्स का लेक्चर जो पढ़े हैं आपने फिजिक्स में मुझसे, तो वहां पे भी इस चीज को मैंने बताया था कि जब आप नीडल को रखते हैं, सुई को रखते हैं पानी पे, है ना, पानी पे जब आप कोई सुई की नीडल को रखते हैं बहुत ही आराम से जेंटली उसको रखते हैं तो क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। यहाँ पे क्या फोर्स आता है, यहाँ पे आता है एडहेसिव फोर्स। क्या फोर्स आता है यहाँ पे, एडहेसिव फोर्स आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, असंजक बल भी कहते हैं। असंजक बल, है ना, एडहेसिव फोर्स आता है। और इसके कारण क्या होता है कि वो जो नीडल है वो क्या है, पानी पे फ्लोट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि द मास ऑफ स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ सन। एक तारे की संहति सूर्य की संहति से दोगुनी है, वह अंततः, मतलब उसका क्या होगा। अगर कोई स्टार है, स्टार का जो मास है, जो उसका द्रव्यमान है वो 2 टाइम्स है मास ऑफ द सन के, जो सूर्य का जो द्रव्यमान है उसके दोगुना है। तो वो फाइनली कहां पे जाके कहना चाह रहा है कि वो स्टार का मतलब आगे क्या होगा, फ्यूचर में उसका स्टार का क्या होगा, वो किस चीज में परिवर्तित हो जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार में या फिर ब्लैक होल में या व्हाइट ड्वार्फ में या रेड जायंट में, वो किस चीज में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक स्टैटिक पोर्शन है, ये मैंने यहां पे लिया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये किस में चेंज होगा, ये एक न्यूट्रॉन स्टार में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू द स्पेस। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। बहुत ही नोन क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा और ये बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन है अप्रोक्सीमेटली। क्या आंसर हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब होता है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूं कि ये जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, और इस पे क्या है कि यहां से आपको एक सैटेलाइट को छोड़ना है
इस सैटेलाइट को छोड़ना है और आप क्या चाहते हो कि ये हमारे एक तरह से मैं कहूं कि गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक गुरुत्वाकर्षण का जो हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पार करके वो जो सैटेलाइट है वो कहां चली जाए, अंतरिक्ष में चली जाए। तो उसके लिए आपको कितनी वेलोसिटी से उस सैटेलाइट को छोड़ना होगा, कितने न्यूनतम वेग से, न्यूनतम पलायन वेग से उसे छोड़ना होगा। तो वो कितना होता है 11.2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। यहां पे लिखा है कि अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। तो इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाया था, तो इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से आप सबको बताया था और अभी भी बता देता हूं कि कोई भी अगर बॉडी है या बोट है, कोई भी वस्तु ले लीजिए, यहां पे क्या लिया गया है, बोट लिया है, तो मैं बोट को ले लेता हूं एग्जाम्पल में कि कोई भी वस्तु, मैंने ये चीज बताई थी कि ये एक नाव है और नाव क्या है, ये पानी पे है। तो नाव जब पानी पे आएगी तो वो एक क्या करेगी, एक निश्चित मात्रा में यहां से क्या होगा, पानी को हटाएगी। वो नाव क्या करेगी, उस पानी को हटाएगी और उसका जो भार है, वो जो पानी का भार है, तो नाव को तैरने के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि नाव कब तैरेगी कि वो जो हटाया हुआ पानी है, जो नाव के द्वारा हटाया हुआ पानी है, उसका जो भार है, उसका जो वेट है, वो या तो नाव के भार से ज्यादा हो या तो नाव के भार के बराबर हो। ठीक है, तो वही कंडीशन यहां पे भी है कि अ बोट विल सबमर्ज, मतलब वो डूब जाएगी व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। देखिए डूबने का यहां पे जो कंडीशन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि बस जस्ट डूब गई है नाव, जस्ट वो पानी में डूब गई है। तो जस्ट जब वो पानी में डूब गई है उस कंडीशन में वो अपने वेट के बराबर, अपने भार के बराबर क्या करेगी, पानी को हटाया होगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन वेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या है कि व्हाट प्रिंसिपल या लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है। तो सबसे सिंपल है ये, इसमें ऑप्शन है बर्नौलीज का सिद्धांत एंड पॉइजलीज का प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सिंपल सा है, पास्कल लॉ है ना। ये पास्कल लॉ के थ्रू क्या बताया जाता है कि हमारा जो हाइड्रोलिक कंसेप्ट है वो पास्कल लॉ के थ्रू बताया जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू देता हूं कि जैसे ये एक तरह से पास्कल लॉ ने में क्या बताया गया है कि अगर ये कोई कंटेनर है यू शेप का और इसमें क्या है, लिक्विड भरी गई है, इस पे लिक्विड भरी गई है, तो उसमें क्या बताया गया, पास्कल ने बताया कि अगर आप इस लिक्विड पे, अगर आप इस कंटेनर पे, ये लिक्विड की जो ट्यूब है इसमें जो भरा है तरल पदार्थ, इस पे अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं, इस पे आप कोई प्रेशर लगाते हैं, है ना, प्रेशर जो लगाएंगे, अगर आप इस पे कोई बल लगाते हैं और एक निश्चित क्षेत्रफल में, एक निश्चित एरिया में, तो यहां पे क्या होगा, एक आप प्रेशर लगाएंगे तो वो जो प्रेशर है, वो जो यहां पे प्रेशर है, तो वो क्या होगा, वो पूरे कंटेनर में एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बराबर वो बटेगा। मतलब हर जगह पे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो जितना आप प्रेशर लगाए रहेंगे, जितना आप दाब पी पहले लगाए होंगे, वो पूरे कंटेनर पे एक बराबर लगेगा। ठीक है, तो यही कारण है कि अगर यहां पे आप कम फोर्स लगाते हैं तो यहां पे मिलने वाला फोर्स, यहां पे जो आपको मिलने वाला फोर्स है वो ज्यादा होता है। ठीक है, वो बल ज्यादा होता है। यही कारण है कि क्या होता है कि हम कम यहां पे बल लगाते हैं, कम बल लगाते हैं, लेकिन इधर साइड से क्या होता है, ज्यादा बल मिलने के कारण हम हैवी चीजों को भी ऊपर उठा सकते हैं। तो यही है हाइड्रोलिक ब्रेक्स का कंसेप्ट। हाइड्रोलिक ब्रेक्स या हाइड्रोलिक वेट लिफ्टिंग आप कुछ भी ले लीजिए, ब्रेक्स में भी क्या करते हैं कि आप जब हाइड्रोलिक ब्रेक से क्या करते हैं, ज्यादा फोर्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं ना, कि वहां पे आप ज्यादा बल उत्पन्न कर सकें। ठीक है, तो ये किससे एक्सप्लेन होता है, ये पास्कल के नियम से एक्सप्लेन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वैलिडेट्स द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना सृजन किया जा सकता है ना विनाश। यहां पे ए ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा है ली चैटरली प्रिंसिपल, ले शतालिए का नियम। एंड सी ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एंड लॉ ऑफ ओसमोसिस, परासरण का नियम। तो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा थर्ड ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा किसका, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का। ये आई होप सभी लोगों को ये पता होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है कि द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब है ना, उसमें अचानक से जब गिरावट आ जाती है ना, द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स, क्या चीज को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है कि साफ मौसम को, फेयर वेदर को, या तूफान स्टॉर्म को, तीसरा है रेन वर्षा को, या चौथा ऑप्शन कोल्ड वेदर शीतल मौसम को। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो तो होगा स्टॉर्म, तूफान। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इसके पीछे का मतलब कब आपको कैसे पता चलेगा कि जो फेयर वेदर साफ मौसम कब होगा, कब तूफान आएगा, कब वर्षा होगी। तो बेसिकली क्या होता है इसके पीछे का कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है तो उसको हम किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? हम एक डिवाइस यूज करते हैं, क्या कहते हैं उसको? बैरोमीटर। तो बेसिकली जो बैरोमीटर होता है, तो बैरोमीटर जब बहुत जल्दी इसमें फॉल डाउन होता है ना, कि जैसे कि अगर एक समय से इस तरह से मान लीजिए कि ये बैरोमीटर है और इसमें एक कोई कॉलम मान लीजिए, ठीक है, कि ये बैरोमीटर का कॉलम है, ये ऊपर नीचे जब होगा, जब ये ऊपर नीचे होगा तब हमें क्या पता चलेगा? वायुमंडलीय दाब पता चलेगा, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता चलेगा। तो जब जान लीजिए कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब धीरे 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 क्या होता है? बढ़ता है। जब धीरे 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 बढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उस कंडीशन में फेयर वेदर होता है या साफ मौसम होता है। जब ये धीरे 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 नीचे आता है, जब क्या होता है? ये स्लोली, ये धीरे धीरे जब नीचे आता है, उस कंडीशन में क्या होता है? वर्षा होती है, रेन होता है। एंड जब ये सडनली फॉल डाउन होता है, मतलब ये बहुत जल्दी से घटता है, बहुत जल्दी से जब ये नीचे आता है, उस कंडीशन में क्या होता है? तूफान होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसमें भी क्या बोला है? सडन फॉल बोला गया है, मतलब तुरंत से जो है वायुमंडलीय दाब है वो कम हो गया है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? यहाँ पे स्टॉर्म ही आंसर होगा, तूफान आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चंस देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपल सी बात है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। किसने डिफाइन किया है? न्यूटन ने। सभी लोगों को पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ते हैं, है ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ही हम पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है कि एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली फ्रॉम द कोल इज कॉल्ड। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। पहला है लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। दूसरी है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तीसरा है थर्मल एनर्जी, ताप ऊर्जा। एंड फोर्थ है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो बेसिकली क्या होता है, जो कोल होता है उससे कोल से कैसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? कॉमर्शियली आप कोल को कहां पे यूज करते हैं? पहली बात तो ये, तो कहां पे कोल यूज होता है? थर्मल पावर प्लांट्स में। कहां पे यूज होता है? थर्मल पावर प्लांट्स में। बिजली बनाने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली कैसे बनती है कोयले से? कि स्टीम बनाने के लिए हम करते हैं कोयले का इस्तेमाल। क्या करते हैं? भाप बनाने के लिए। तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ताप ऊर्जा होगा। थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्या किस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए? थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम कोयला का क्या करते हैं? वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि क्या है कि व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। मास चेंजेस बट वेट रिमेन्स सेम, या वेट चेंजेस बट मास रिमेन्स सेम, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। सी ऑप्शन है बोथ वेट एंड मास चेंज, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। डी ऑप्शन है बोथ वेट एंड मास रिमेन सेम, भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही ये अर्थ है, अर्थ से हमने कहां पे ले गए? हम ले गए मून पे। कहां पे ले गए? अर्थ से हम किसको ले गए? बॉडी को मून पे। तो अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो त्वरण है वो जी, वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो मून पे है वो कितना है? 1/6 ऑफ जी। कितना है? 1/6 ऑफ जी है, ये हम सबको पता है। तो 1/6 ऑफ जी मून पे होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो त्वरण है, तो यहां पे जी डैश मान लीजिए, तो ये जी डैश जो होती है चंद्रमा पे, ये बहुत ज्यादा कम होती है जी से। क्या होती है? कम होती है जी से। अच्छा, वेट क्या होता है? वेट होता है द्रव्यमान मास गुणे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा त्वरण। जो भार होता है वो क्या होता है? भार इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा त्वरण। वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो हमेशा द्रव्यमान क्या होता है? कांस्टेंट होता है,
क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। किसी बॉडी का द्रव्यमान तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है, और उसी कारण से क्या होगा, उस वस्तु का भार में परिवर्तन आएगा, उसका वेट जो होगा चेंज होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका कि वेट चेंजेस बट मास रिमेन्स कांस्टेंट, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर कि अ डायनामो इज अ डिवाइस विच creates mechanical energy, creates electrical energy, converts mechanical energy into electrical energy, and fourth option है converts electrical energy into mechanical energy। ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन में था into electrical energy। तो यहाँ पे क्या है, डायनामो एक यंत्र है जो क्या करता है, ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये चीज को थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे आप, इस चीज को याद रखेंगे कि जो डायनामो मोटर्स होते हैं, बेसिकली डायनामो मोटर्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। पहला क्या है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है ना, पार्थिव दूरदर्शक, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शक। सी ऑप्शन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एंड सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण सूक्ष्मदर्शी। तो सिंपल सी बात है कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं, तो ये तो अपने नाम से ही बता रहे हैं कि माइक्रोस्कोप से हम किसी भी दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन तो सर होने से रहा। ठीक है, पहला दो ऑप्शन बचे हैं, क्या बचा है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हमें यह पता है कि जो खगोलीय दूरदर्शक, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उससे हम क्या करते हैं कि हम अपने पृथ्वी से बाहर चंद्रमा को या किसी भी तरह के ग्रह को, इन सबको हम देखने में काम में लाते हैं। तो जो हम पृथ्वी के ऊपर ही जब हमें कोई दूर की वस्तु देखनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, वहां पे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप या पार्थिव दूरदर्शक को वहां पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13th नंबर कि टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। तो इसका क्या होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसी में दो तीन तरह से अलग अलग इस क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है। जो चीज बताऊंगा उस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमेशा आप उस चीज को उसी तरह से अप्लाई कर पाएंगे, तो ये इस तरह के क्वेश्चन कभी आपके गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि स्मॉलर स्टोन रीच द ग्राउंड अर्लियर, छोटे पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है। बी ऑप्शन है लार्जर स्टोन रीचेस द ग्राउंड अर्लियर, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है। सी ऑप्शन है बोथ स्टोन्स रीचेस द ग्राउंड एट द सेम टाइम, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। और यही आंसर भी है, और लगभग ये सभी बच्चों ने रट भी रखा है। यही आंसर भी है और यही सबने रट रखा है कि दोनों स्टोन, हमें अगर यह ऑप्शन मिल जाए कि दोनों स्टोन हमेशा एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, वही वाला आंसर होगा। लेकिन क्यों होगा उसको थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मासेस के पत्थरों को एक जगह से फेंका गया। ये समझ लीजिए एक बिल्डिंग है, ये नीचे क्या हुआ कि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को भेजा गया। इसको मैं छोटा एम लिख देता हूं, इसको बड़ा एम, इनके अलग अलग ये मासेस हैं। तो क्या होता है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हाइट होती है हाफ GT स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये चीज याद रखनी है कि जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है h, वो कितनी होती है, हाफ G और T स्क्वायर। G यहाँ पे हमेशा की तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा त्वरण है, और T क्या है, T आपका टाइम है। T क्या है, आपका समय है, टाइम है, और हाइट क्या है, ऊंचाई है। तो अब देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि सर h हाइट है, मतलब ये बिल्डिंग की हाइट, जितनी ये बिल्डिंग की हाइट होगी उतनी ही हाइट पे वो दो पत्थरों को रखा गया होगा। बिल्कुल सही बात है, इतनी हाइट पे रखा गया है, h हाइट पे। ठीक है, अच्छा इसमें बोला गया है कि ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, उनको दोनों को एक एक करके दोनों को नीचे गिरा दिया गया। ठीक है, अच्छा अभी देखिए जो G है, वो G हमारे पृथ्वी पे क्या बदलेगा, उस जगह पे नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ये नहीं बदल सकती। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला आप फिर से ध्यान से देखिए कि मैंने क्या लिखा, H इक्वल्स टू हाफ GT
टी स्क्वायर। तो जब यहाँ पे जी नहीं बदल रहा है, 1/2 तो कांस्टेंट होता ही है, और जब हाइट कांस्टेंट है तो बचा क्या, टाइम। तो जब इतनी सारी चीजें, जब इसमें सारी कांस्टेंट ही हैं, तो सर टाइम भी तो कांस्टेंट होगा, टाइम भी तो कांस्टेंट ही होगा। यही रीजन है कि डिफरेंट डिफरेंट उनका द्रव्यमान होने पर भी वो एक साथ, मतलब सॉरी, एक समय में ही दोनों पत्थर जमीन पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन अपना देखते हैं कि क्या है कि व्हेन अ शिप एंटर्स द सी फ्रॉम अ रिवर, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, इट राइजेस अ लिटिल, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, इट सिंक्स अ लिटिल, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, सी ऑप्शन है इट रिमेन्स एट द सेम लेवल, वह उसी स्तर पर रहता है, डी इट राइजेस और सिंक्स डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल इट इज मेड ऑफ, वह जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं बताऊं कि इट राइजेस अ लिटिल, इट राइजेस अ लिटिल, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। इसका कारण क्या है, बेसिकली इसका कारण थोड़ा सा यहां पे समझेंगे कि जब कोई शिप होती है, मान लीजिए ये आपकी जहाज है, वो नदी से कहां आती है, समुद्र में। तो जो रिवर होती है, जो नदी होती है, तो नदी में क्या होता है, नदी का पानी मीठा होता है, और रिवर का क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है। तो नमक बहुत होता है, किसमें, हमारे समुद्र में क्या होता है, नमक बहुत ज्यादा होता है, और नमक ज्यादा होने के कारण क्या होता है, जो उसका घनत्व क्या है, उसका जो घनत्व है, जो उसकी डेंसिटी है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, हमारे रिवर के पानी के, हमारे नदी के पानी के कंपैरिजन में। और इसकी जब डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ही यहाँ पे क्या होता है कि जो नाव होती है वो हल्की सी ऊपर उठ जाती है। आप इस चीज को खुद महसूस करें कि जब वहां पे डेंसिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, तो नाव क्या हो जाएगी, अपने आप थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं कि द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, है ना, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रम की अवधि क्या होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हमारी पृथ्वी के ऊपर है, चारों तरफ घूम रही है, उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ना, परिक्रमण की अवधि है, वो कितनी होती है। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से, जब आपको ग्रेविटेशनल कंसेप्ट्स एंड सैटेलाइट्स चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया था। कितना होता है, 24 आवर्स, 24 घंटे होता है इसका परिक्रमण की अवधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th क्वेश्चन कि a piece of paper and a cricket ball are dropped from the same height under which of the following condition do both reach the surface simultaneously। एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट की गेंद को एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है, तो बोल रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी कि दोनों एक साथ नीचे पहुंचे, दोनों एक साथ नीचे पहुंचे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर उन दोनों को वैक्यूम में गिराया जाए तो ही ये संभव है। किसमें गिराया जाए, वैक्यूम में गिराया जाए। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर एक तरह से पेज ले, पेज क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है, पेज क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है, और जो बॉल होती है वो क्या होती है, भारी होती है ना, ये कारण है। तो पेज हल्का होता है, और पेज जब नीचे आएगा तो पेज क्या होगा, अगर यहाँ पे जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पे एक और चीज भी काम करेगी, वो क्या करेगी, एयर का रेजिस्टेंस करेगा। क्या काम करेगा यहाँ पे, एयर रेजिस्टेंस भी यहाँ पे काम करेगा। तो इसी कारण से जब अगर उन्हें बिना वैक्यूम में गिराएंगे तो पेज ऊपर ही रह जाएगा, लहराता रह जाएगा, और बॉल क्या हो जाएगी, बॉल नीचे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी को आप क्या करते हैं, अगर इसको आप वैक्यूम में गिराते हैं, कहां गिराते हैं, वैक्यूम में गिराते हैं, वैक्यूम के अंदर गिराते हैं, तो जो होगा इसके अंदर, वैक्यूम के अंदर जब गिराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी तरह के हवा नहीं होती है, किसी भी तरह की यहाँ पे हवा नहीं प्रेजेंट होती है, जिसके कारण से यहाँ पे किसी भी तरह का एयर रेजिस्टेंस या वायु प्रतिरोधक जिसे कहते हैं वो नहीं होगा, और उसके कारण से क्या होगा, दोनों एक समय पर जमीन पर नीचे आ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 17th कि अ पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, द अपथ्रस्ट ऑन इट विल बी, है ना। अगर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हिंदी नहीं टाइप है ना, मैं आपको बता देता हूं कि अ पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, एक पानी के अंदर क्या है, लकड़ी के गट्ठर को पकड़ के रखा गया है, उसको पानी के अंदर है वो, तो उस पे जो अपथ्रस्ट है, उत्प्लावक बल लग रहा है, उत्प्लावन एक उस पे बल लग रहा है, जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, तो वो कितना होगा, तो वो जो होगा लेस देन द वेट ऑफ द वुड होगा, लेस देन द वेट ऑफ द वुड होगा, लकड़ी के भार से कम होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि सर अगर लकड़ी के भार से ज्यादा होगा,
अगर लकड़ी के भार से वो अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा तो लकड़ी के भार से अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होने पर वो लकड़ी का गट्ठर कहां आ जाएगा, वो लकड़ी का गट्ठर पानी के सतह पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, पानी की सतह पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वही कारण है, आप सिंपल सी बात याद रखेंगे कि जब अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होता है तो क्या होगा कि कोई भी चीज तभी तैर पाती है ना। तो यहां पे जो होगा लेस देन द वेट ऑफ द वुड आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए यहाँ पे 18th क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ लाइफ जैकेट, है ना। लाइफ जैकेट जो यूज करते हैं उसका सिद्धांत क्या है, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू अ ड्राउनिंग पर्सन, यह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करती है। बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है ये कि है ना, लाइफ जैकेट ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करती है। सेकंड ऑप्शन है कि इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द पर्सन टू कीप हिम अफ्लोट, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। सी ऑप्शन है इट डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द पर्सन टू कीप हिम अफ्लोट, द पर्सन कैन सिट ऑन इट लाइक अ राफ्ट, व्यक्ति बड़े बेड़े की भांति इस पर बैठ सकता है। यह भी बिल्कुल गलत है, आप उसको नाव की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बचा वो क्या बचा, बी और सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, जब उसका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्या हो जाएगा, जब उस पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो जब उसका आयतन बढ़ेगा तभी वो क्या करेगा, पानी पे तैर पाएगा। पानी पे तैर पाएगा क्यों, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स के कारण, है ना। अपथ्रस्ट फोर्स के कारण ये होता कि इतना है अपथ्रस्ट फोर्स, यू कितना होता है, वी डी जी। ये वी क्या है, ये आयतन है, क्या है ये वॉल्यूम है, और ये क्या है, डेंसिटी है, किसकी, लिक्विड की, है ना। ये जो तरल पदार्थ है या जो डेंसिटी कोई भी लिक्विड है उसका क्या है, घनत्व है ना। घनत्व तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, अभी इसको बहुत बार हमने देख लिया है। और यहाँ पे बचा क्या, वॉल्यूम। और मैंने क्या बताया कि कोई भी चीज कब तैरेगी, जब उस पे लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स, है ना, उस पे लगने वाला उत्प्लावक बल या अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, मैक्सिमम होगा, तो वो तैरेगी। और वो तैरने के लिए हमें मतलब ये अगर हम अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ाना चाहें तो क्या बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे वॉल्यूम को, आयतन को। वही आंसर में लिखा है, बी ऑप्शन वही है कि इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द पर्सन टू कीप हिम अफ्लोट, है ना। पर्सन को मतलब पर्सन तैर सके तो उसके लिए क्या होगा, आयतन को बढ़ा देता है लाइफ जैकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर देखते हैं कि द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट, पानी का पृष्ठीय तनाव अब मार्जक मिलाने पर, है ना, डिटर्जेंट जो हम घर पे यूज करते हैं तो क्या होता है, जो पानी होता है उसका सरफेस टेंशन, उसके पृष्ठीय तनाव पे क्या फर्क पड़ता है। तो आंसर ऑप्शन क्या है यहाँ पे, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नो चेंज या बिकम्स जीरो। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, पृष्ठीय तनाव घट जाता है। क्या हो जाता है, पृष्ठीय तनाव डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज करने की ही जरूरत है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उनके बीच में एक फोर्स है, क्या है वहां पे, सरफेस टेंशन जो उनके बीच में लग रहा है, तो उसको कम कर सकें जिससे कि कपड़ा इजिली अच्छे से साफ हो सके। क्या हो सके, जो हम क्लॉथ्स जो भी अपने साफ करते हैं डिटर्जेंट से, तो वो इजिली अच्छे से साफ हो सके। इसी कारण से पानी का पृष्ठीय तनाव घटाने के लिए किसका यूज करते हैं, हम डिटर्जेंट का यूज किया करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट यहाँ पे 20th क्वेश्चन अपना हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कि टू रॉड्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ स्टील एक्सपीरियंस द सेम अपथ्रस्ट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, दस द बोथ है। एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों क्या होंगी, इक्वल वॉल्यूम के होंगी, आयतन समान है, या इक्वल वेट की भार समान है, या इक्वल डेंसिटी घनत्व समान है, या इक्वल मास द्रव्यमान समान है। तो क्या बोला है, एक्सपीरियंसेस द सेम अपथ्रस्ट। यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंसेस द सेम अपथ्रस्ट, एक जैसा उत्क्षेप होता है। तो क्या होगा, अपथ्रस्ट एक समान है, मतलब अपथ्रस्ट कितना बताया मैंने, वी डी जी। क्या होता है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, वी डी जी। अब यहाँ पे ये क्या है, एक समान है, डी मैंने बताया डेंसिटी होती है लिक्विड की, है ना, उस लिक्विड का क्या है, घनत्व है, जी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जब ये कांस्टेंट हो गया, जो अपथ्रस्ट फोर्स था ये भी क्या हो गया, जब कांस्टेंट हो गया तो बचा क्या, बचा हमारा आयतन, बचा क्या, आयतन बचा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। जब तीन चीजें कांस्टेंट हो गई तो जो हमारा आयतन है, वॉल्यूम, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, इक्वल वॉल्यूम इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। द हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली,
किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन क्या है, 36,000 किलोमीटर या 42,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे क्या पूछा है आपका कि अर्थ सरफेस। एक चीज हमेशा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आपका पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पूछी है। कहां से पूछी है? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पूछी है, तो वो ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता, वो बोल देता, क्या हो जाता है यहीं पे एक और चीज पूछ लेता कि पृथ्वी की सतह ना देख करके बोल देता कि पृथ्वी के केंद्र से, अर्थ के सेंटर से ये कितनी ऊंचाई पर है। तो एक चीज को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को तुरंत देखते ही कोई 36,000 किलोमीटर नहीं मारेगा, ध्यान दे लेगा कि उसमें क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है अर्थ सरफेस ही बोला है या अर्थ का सेंटर, अर्थ का केंद्र बोला है। तो केंद्र से कितना आंसर होगा? 42,000 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 6400 किलोमीटर की हमारी क्या होती है? 6400 किलोमीटर की तो हमारी रेडियस होती है। क्या होती है? 6400 किलोमीटर की तो हमारी रेडियस होती है। तो लगभग कितना हो जाएगा? ये 42,400 किलोमीटर के समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कि एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होगा, उसमें क्या चेंजेस आएगा वो बताना है। कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है कैसा हो जाता है? वो मतलब एक समान बना रहता है, सेम बना रहता है, या डिक्रीज होता है, घटता है, या सी ऑप्शन है इंक्रीज होता है, बढ़ता है, या डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब हम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ किधर भी जाते हैं, किधर से भूमध्य रेखा अपने इक्वेटर से जब हम नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो उसमें क्या होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे एक छोटा सा बताऊं कि अगर आप 1 किलो चीनी को लेकर के इक्वेटर पे अगर नापते हो तो हो सकता है वो आपको कितना बताए? 0.9 किलोग्राम। और अगर उसी चीनी को आप लेकर के पोल पे जाओगे तो हो सकता है वो 1 किलो की जगह 1.1 किलोग्राम बताए। तो वो किसके कारण से ही होगा? गुरुत्वाकर्षण का त्वरण के कारण ही ये संभव होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ध्रुव पे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? जो स्टार्स होते हैं दूर दूर, उनको किससे नापे जाते हैं? तो यहाँ पे क्या है? गैलेक्टिक यूनिट या स्टेलर माइल, तारकीय मील या कॉस्मिक किलोमीटर, अंतरिक्ष किलोमीटर या लाइट ईयर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका होगा प्रकाश वर्ष। क्या होगा? लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? दूरी की यूनिट है। ये मैंने पहले भी पढ़ा चुका है कि लाइट ईयर क्या होती है? हमारी डिस्टेंस की यूनिट है। और इसी को हम बहुत ही दूर हेवनली बॉडीज जैसे स्टार्स वगैरह हो गए, तारा हो गए, उनको उनकी दूरी नापने के लिए इस्तेमाल में लाइट ईयर्स को लाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए 24th क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर हैज 2 स्फीयर्स ए एंड बी, he drops sphere A downwards and throws sphere B horizontally at the same time. Which of the following is correct? एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं A और B। वह ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है कि दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, बी ऑप्शन है कि गोलक ए भूमि पर पहले पहुंचेगा, सी ऑप्शन है गोलक बी भूमि पर पहले पहुंचेगा, या डी ऑप्शन है प्रश्नपूर्ण है क्योंकि गोलकों की सहतियां नहीं दी गई हैं। ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल होगा नहीं, रॉन्ग आंसर है डी ऑप्शन। 3 में से ही देखना है हमें, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, बोथ द स्फीयर्स विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, यहां पे सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे वायु प्रतिरोधक या एयर रेजिस्टेंस है, अगर नहीं बताया गया है तो उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और मैंने एक चीज आपको क्या बताई है, h इक्वल्स टू हाफ GT², इसको आपको याद रखना है ना। ऊंचाई होती है, h क्या है? h ऊंचाई है, हाइट है, h कितना होता है?
हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे जी मैंने अभी अभी बताया था एक्सेलरेशन के द्वारा त्वरण है, टी है समय। अब देखिए यहाँ पे भी वही हो गया कि h एक बराबर है, h क्या है, h एक बराबर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबको पता है कि पृथ्वी पे एक समान रहेगी, तो वो जो टाइम होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। इसीलिए आंसर होगा बोथ द स्फीयर विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, किस चीज का, कि यहाँ पे किसी भी तरह का वायु प्रतिरोधक नहीं है, वायु प्रतिरोधक या एयर रेजिस्टेंस नहीं है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है। तो हम हमेशा यही चीज मान के चलेंगे, हमेशा अगर क्वेश्चन में कोई चीज मेंशन ना की जाए तो आप उसको आइडियल कंडीशन ही हमेशा लेंगे। क्या लेंगे उसको, आइडियल कंडीशन, मतलब कि वहां पे किसी भी तरह का एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। चलिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखते हैं कि इट इज इजी टू बस्ट अ गैस फिल्ड बैलून विथ अ निडल देन विथ अ नेल। इट इज बिकॉज गैस के गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों है, उसको फोड़ना आसान क्यों होता है सुई से नाखून की तुलना में। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं कि जब वो गुब्बारा को फोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, हम एक प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक दाब लगाएंगे, एक प्रेशर लगाएंगे। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि जितना ज्यादा वो क्षेत्रफल घटेगा, जितना ज्यादा एरिया कम होगा, अगर फोर्स को हम क्या करें, कांस्टेंट रख दें, एक बराबर रख दें, अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर दें, बल को कांस्टेंट कर दें, एक बराबर रख दें, और जो एरिया है उसको क्या कर दें, एरिया को अगर घटाएं तो आप ये चीज देख पा रहे हैं कि एरिया जब घटेगी तो जो प्रेशर है, दाब है, वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, प्रेशर या दाब क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो वही केस यहां पे भी होगा कि गुब्बारे को आप सुई से ज्यादा जल्दी क्यों फोड़ सकते हैं, क्योंकि बात ध्यान सुनिए, सुई किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, है ना। यहाँ पे इसका क्या होगा, एरिया बहुत कम होगा, और जो हमारा नाखून है, नाखून कुछ इस तरह का होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, भले आप बल एक बराबर लगा रहे हो, लेकिन फोड़ेगा कौन जल्दी गुब्बारे को, जो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, जो ज्यादा दाब क्रिएट करेगा। तो सीधी सी बात है, इसकी एरिया कम है और ये गुब्बारे पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया तो बहुत ज्यादा कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि क्या हो गई, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, यही कारण है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीडल क्या होगी, जल्दी गुब्बारे को इसीलिए फोड़ती है क्योंकि नीडल क्या करती है, ज्यादा दाब लगाती है, मोर प्रेशर एक्सर्ट करती है। चलिए यहाँ पे 26th क्वेश्चन को देखते हैं कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसको सिंपल से याद रखेंगे कि क्लाउड फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर, यहाँ पे उनकी डेंसिटी कम होने के कारण, लो डेंसिटी होती है, किनकी, बादल की जो डेंसिटी होती है कम होती है, किसके कंपैरिजन में, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, हमारे वायुमंडल जो है उसके कंपैरिजन में जो बादल का जो घनत्व है वो डेंसिटी कम होती है, इसी कारण से वो ऊपर उठता है। क्या होता है, वो ऊपर उठता है बादल, यही कारण है कि वो हमारे वायुमंडल में तैरता रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि क्लाउड क्यों फ्लोट करता है, लो डेंसिटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी को इसका आंसर पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 कि टू बॉडीज केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस feel a gravitational force F to each other if the distance between them is made double the former distance the force will be। यहां पे क्या बोला है कि दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं, यदि उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। फोर्स पूछा है कि अगर उनके बीच की डिस्टेंस को दोगुना कर दिया जाए, डबल डिस्टेंस कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो उसको यहां पे देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे फोर्स हो गया, ये मान लीजिए F1 पहला वाला है। ठीक है, अच्छा अभी F2 बोल रहे हो, F2 आपको निकालना है, आपने डिस्टेंस को क्या कर दी, 2r कर दी, क्या कर दी, डिस्टेंस को डबल कर दी। r क्या बताता है, r दो बॉडी के बीच की क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो
तो अभी F2 कितना हो जाएगा, G द्रव्यमान तो एक बराबर ही रहेगा m1 इंटू m2, r कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी दोगुनी कर दी गई है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 1/4 और इधर क्या बचेगा g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। सिंपल सी मैथ है, कुछ नहीं किया मैंने। और ये किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है F1 के बराबर। तो यहां से F2 आपका कितना आ गया, यहां से आपका F2 जो आएगा वो आएगा 1/4 ऑफ F1। तो यहां से नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ F। क्या हो जाएगा आंसर आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, फॉर्मूला का यूज करना था आपको यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 28th क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है कि द वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है। टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम लोलक के पूर्ण ऊर्जा के बराबर, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम लोलक के गतिज ऊर्जा के बराबर, या सी ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम लोलक की स्थितिज ऊर्जा के बराबर, या फोर्थ ऑप्शन 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी 0 ही होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो मैंने पढ़ाया था वर्क पावर एनर्जी, तो मैंने बताया था कार्य होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डी किस तरह की चीज है, ये क्या है, ये विस्थापन है। क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, ये विस्थापन है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, बल है, ये क्या है, फोर्स है। ठीक है, अच्छा अभी एक लोलक है, एक क्या पेंडुलम है, पेंडुलम को बोला कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब क्या बोल रहा है कि पेंडुलम अगर यहां पे था, लोलक यहां पे था, तो यहां से लोलक इस तरह से जाता है, यहां तक जाता है, और फिर इसके बाद यहां तक जाने के बाद वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है इसी पोजीशन पे। इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन। क्या कहते हैं, एक पूर्ण दोलन या एक ऑसिलेशन। अच्छा, अभी जब एक पूरा ऑसिलेशन हो गया और ये यहीं से शुरू हो करके यहीं पे वापस आ गया, तो बताइए कि यहाँ पे कोई विस्थापन है, कोई विस्थापन है नहीं है। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29th क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन ए लार्ज साइज्ड वुडन ब्लॉक्स। वाई, रेलवे ट्रैक बड़ी आकार के लकड़ी के ब्लॉक पर रखे जाते हैं, क्यों? इसका आंसर देना है। तो ए और पहला ऑप्शन है कि टू रिड्यूस द वेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का वजन कम करने के लिए ये किया जाता है, या टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर दबाव को कम करने के लिए ये किया जाता है, या सी ऑप्शन है कि टू रिड्यूस द फोर्स ऑन अर्थ, पृथ्वी की सतह पर बल को कम करने के लिए यह किया जाता है, या फोर्थ ऑप्शन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन का वेग बढ़ाने के लिए यह चीज की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो है दोस्तों, क्या है, सेकंड ऑप्शन, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर दबाव को कम करने के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेशर कितना होता है, जो दबाव होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ट्रेन का कुछ द्रव्यमान है, कुछ ट्रेन का द्रव्यमान है, कुछ त्वरण होगा, कुछ मास है, कुछ एक्सेलरेशन है, फोर्स एक कांस्टेंट मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं कि वो ट्रेन जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स लगा रही है, कांस्टेंट फोर्स लगा रही है। अच्छा, अभी ट्रेन की जो वो पटरी थी, ट्रेन की जो पटरी थी वो सिर्फ इस तरह से थी, ट्रेन की पटरी इस तरह से थी। तो अभी ट्रेन किस पे चल रही है, इन दो पटरी पे चल रही है। तो वो देखिए, अभी इन पटरियों से महसूस करिए कि कितना कम एरिया है और कितने कम क्षेत्रफल में कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, कितना कम क्षेत्रफल में कितना ज्यादा बल लग रहा है। तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ये प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। इस कारण से क्या हो सकता है, धरती मतलब हमारी जो पृथ्वी है हल्का सा उसमें क्रैक आ सकता है, या मुड़ सकती है पटरी, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज टूट सकती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, प्रेशर क्योंकि वो ट्रेन के ज्यादा बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, यहां पे आपने क्या लगा दिया कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑन अ लार्ज साइड वुडन ब्लॉक्स। इस तरह से आपने लकड़ी के गट्ठर देखे होंगे ट्रेन की पटरी पे लगे हुए। ठीक है, ये अभी आपको सभी लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब देखिए, पहले जो एरिया था, पहले जो क्षेत्रफल था, और ये लकड़ी लगने के बाद क्षेत्रफल क्या हो गया, और बढ़ गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल और बढ़ गया। तो जब ये एरिया और ज्यादा बढ़ गया, एरिया और बढ़ने का मतलब है कि लगने वाला जो जमीन पे प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया। लगने वाला जमीन पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और वही तो हमें चाहिए, अगर हम डैमेज नहीं चाहते
चाहते हैं कि मतलब पटरी ना टूटे या ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो, तो हम क्या चाहेंगे कि ट्रेन जो धरती पे दबाव लगा रही है, जो दाब लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, वो क्या हो, रिड्यूस हो पाए। ठीक है, तो यही आंसर होगा कि टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्णतः लोचदार वस्तु है। तो उसमें आंसर में क्या है, सॉरी ऑप्शन में क्या है, क्वार्ट्ज है, फॉस्फर ब्रांच है, स्टील है, या बोथ है, ए एंड बी है। ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, संपूर्णतः लोचदार वस्तु है ना, लगभग संपूर्णतः लोचदार वस्तु है, वो दोनों आपको रट लेना है। क्या क्या है, क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रांच दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, दोनों क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रांच दोनों लगभग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, इसको रट लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। चलिए अपना हम देखते हैं 31st क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, सबसे अधिक नमनीय वस्तु क्या है। सिंपल सी बता दूं, डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिनको आप तार के फॉर्म में बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डक्टाइल मटेरियल या नमनीय सामग्री वो सामग्री है जिसको आप तार के फॉर्म में बना सकते हैं, मतलब उसको खींच के आप लंबा वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक नमनीय वस्तु क्या होती है, वो होती है प्लेटिनम। इसको भी याद रखेंगे, क्या होती है वो वस्तु, प्लेटिनम होती है। मोस्ट डक्टाइल मटेरियल जो होगा वो प्लेटिनम होगा। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का करेक्ट फॉर्मूला बताना है ना, कक्षीय वेग जिसे कहते हैं, कक्षीय वेग का सही सूत्र बताना है हमको। तो सिंपल सी बात है, ऑर्बिटल वेलोसिटी थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या होता है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और हम क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब हम पृथ्वी से एक उपग्रह को या सैटेलाइट को छोड़ते हैं कि वो जा करके पृथ्वी के क्या हो, पृथ्वी की ऑर्बिट पे क्या हो, चक्कर लगाने लगे। ठीक है, तो उसको एक न्यूनतम वेग प्रोवाइड करना होता है, एक मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होती है, एक मिनिमम उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होती है कि वो पृथ्वी पे ना गिर जाए, है ना, एक वो पृथ्वी पे ना गिर जाए, एक ऐसा वेग देना होता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। ठीक है, और उसी मिनिमम वेलोसिटी को, उसी न्यूनतम वेलोसिटी को, जितनी वेलोसिटी से ये पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगा, उसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग। और इसका जो सूत्र होता है वो अंडर रूट gm/r होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, अंडर रूट gm/r, है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट gm/r। r क्या होता है, r होता है सेंटर से दूरी। ध्यान रखिएगा, ये r क्या डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है उस सैटेलाइट के पृथ्वी के सेंटर से दूरी, उस सैटेलाइट की पृथ्वी के सेंटर से दूरी याद रखेंगे, है ना। और ये क्या है, मास ऑफ द सैटेलाइट है, ये क्या है, मास ऑफ ये मास ऑफ द अर्थ है, क्या है, मास ऑफ द अर्थ है। और ये क्या है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का, कक्षीय वेग का, अंडर रूट gm/r। ठीक है, चलिए 33 क्वेश्चन देखेंगे कि ऑयल ड्रॉप रिमेन्स एज ऑयल ड्रॉप ऑन हॉट वाटर बिकॉज, क्यों तेल की बूंद गर्म पानी पर तेल की बूंद के रूप में रहती है। पहला ऑप्शन है सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मोर देन दैट ऑफ हॉट वाटर, तेल का पृष्ठीय तनाव गर्म पानी की तुलना में अधिक है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ हॉट वाटर, बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये भी गलत है। सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर इज 0, ये भी आंसर गलत ही है। तो पहले और दो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं सिंपल सी बात बता दूं कि जब आप ठंडे पानी में, किसमें, ये ठंडा पानी है, इस पे जब तेल की बूंद डालते हो तो तेल की बूंद क्या हो जाती है, फैल जाती है। तेल की बूंद क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्यों, क्योंकि तेल की बूंद का जो पृष्ठीय तनाव है वो ठंडे पानी के पृष्ठीय तनाव से कम होता है। याद रखिएगा कि जो तेल की बूंद का पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन है वो ठंडे पानी के बूंद के पृष्ठीय तनाव से कम होगा, उसी कारण से वो ठंडे पानी में फैल जाती है। लेकिन गर्म पानी में वो ऑयल की बूंद के तरह ही रहती है। गर्म पानी में तेल की बूंद की तरह ही रहती है। क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल, यहाँ पे जो उस तेल का पृष्ठीय तनाव है वो गर्म पानी के पृष्ठीय तनाव से ज्यादा हो गया है। क्या हो गया है, गर्म पानी के पृष्ठीय तनाव से ज्यादा हो गया है। मतलब कि किसी भी बॉडी की, जैसे गर्म पानी को जब आप गर्म करते हो तो उसका पृष्ठीय तनाव, उसका सरफेस टेंशन कम होता है। ठीक है,
चलिए 34th क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि वाई विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि के साथ तरल की श्यानता क्यों घट जाती है? क्यों? क्योंकि बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, क्योंकि तरल का घनत्व तो बढ़ जाता है। बिल्कुल गलत बात है, घनत्व तो नहीं बढ़ता है, घनत्व तो नहीं बढ़ता है, डेंसिटी नहीं बढ़ती है अगर किसी चीज को हीट किया जाए तो, ठीक है। बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, क्योंकि तरल का घनत्व तो कम हो जाता है, हो सकता है। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, बिल्कुल भी ऑप्शन गलत है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है जब आप क्या करते हो कि किसी भी बॉडी को उसका टेम्परेचर क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ये भी गलत ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है विस्कोसिटी डजंट चेंज विथ टेम्परेचर, ये हमें पता है कि सर तापमान के साथ श्यानता क्या होती है, बदलती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या? बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है कि किसी भी तरल पदार्थ की, लिक्विड की जो घनत्व होता है वो क्या होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, घटता है ना। घनत्व घटने के कारण उसकी श्यानता उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो लगभग ये 40 क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूं, और ऑलमोस्ट जो अभी तक इस क्वेश्चन को देखे होंगे तो उनको ये चीज लगा होगा कि ये लगभग डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस थे 4 चैप्टर से। बेसिकली 4 चैप्टर से क्वेश्चन क्या क्या थे? वर्क, एनर्जी, पावर से था, ग्रेविटेशनल कंसेप्ट्स एंड सैटेलाइट से क्वेश्चन थे, और कहां से था? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, ठीक है। तो लगभग, और सरफेस टेंशन से, 4 चैप्टर से ये आपके क्वेश्चंस थे, 40 बेस्ट क्वेश्चंस। इनके अलावा लगभग कोई कंसेप्ट नहीं बचता है कि आपसे यहां से क्वेश्चंस ना बने, ठीक है। चलिए यहां पे 35 क्वेश्चन देखते हैं कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर कितना बराबर होता है। इसको याद रखेंगे, 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर अक्षय स्रोत है? टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या भूतापीय ऊर्जा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइडल एनर्जी भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बायोगैस भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड जियोथर्मल एनर्जी भी अक्षय स्रोत है, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बचा क्या नहीं? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस एक तरह का नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? नेचुरल गैस एक तरह का नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए 37वां क्वेश्चन देखेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड बाय अ फोर्स, जब किसी बल द्वारा किसी पिंड को धकेला या खींचा जाता है तो किसी का किया गया कार्य शून्य होता है या किया गया कार्य नकारात्मक होता है? द वर्क डन इज निगेटिव, द वर्क डन इज पॉजिटिव, किया गया कार्य सकारात्मक होता है, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा वर्क डन इज पॉजिटिव। क्या होगा? किया गया कार्य सकारात्मक होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझा रखी है वर्क, एनर्जी एंड पावर में, ठीक है। तो ये कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। सॉरी यहां पे एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है? थीटा जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट है, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, और जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल, बनने वाला एंगल क्या है? थीटा है। ये भी हमें पता है, ठीक है। अच्छा देखिए, जब आप क्या करते हैं, जब आप दरवाजे को पुल या पुश करते हैं, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं, या उसको बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं, या अंदर की तरफ खींचते हैं, तो दोनों कंडीशन में देखिए, मैंने दरवाजे को खींचा, मतलब दरवाजे को खींचते ही डिस्प्लेसमेंट किधर है? मेरी तरफ है, और मैं बल किधर लगा रहा हूं? अपनी तरफ लगा रहा हूं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? थीटा, थीटा इस कंडीशन में शून्य हो जाएगा, और कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो वर्क डन यहां पे क्या आएगा? एफ डी, एफ डी मतलब पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। इसी तरह मैं दरवाजे को अगर खोलता हूं तो खोलने में क्या होगा? खोलने में भी फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है, और दरवाजा भी उसी दिशा में खुल रहा है। तो यहां पे बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में है, तो यहां पे भी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। तो दोनों कंडीशन में जो यहां पे कार्य आएगा, जो वर्क आएगा, वो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, है ना, सकारात्मक कार्य होगा। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं कि द इरेगुलरिटी इन द मोशन ऑफ स्टार इज कॉल्ड, तारे की गति में अनियमितता को कहा जाता है वॉबलिंग। इसको याद कर लेंगे, का एग्जाम में ये एक बार पूछा गया है, सिंपल सा है कि इरेगुलरिटी इन द मोशन ऑफ स्टार इज कॉल्ड वॉबलिंग। क्या होता है? आसपास और तारे या ग्रह प्रेजेंट होते हैं, और मैंने ये चीज बहुत अच्छे से बताई है अपने लेक्चर्स में सारे फिजिक्स के, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब मैं पढ़ाया था उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि आसपास की जितनी भी बॉडीज हैं सबके बीच में एक गुरुत्व
गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, सबके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो सारी वस्तुओं को अपनी तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगा के खींचती रहती हैं। तो वही कारण है कि वो जब स्टार को भी चारों तरफ तारे को भी चारों तरफ से अलग अलग तारे, अलग अलग प्लैनेट्स खींचते हैं, तो उसका मोशन में एक इरेगुलरिटी आती है। क्या आती है? उसके मोशन में एक इरेगुलरिटी आती है। उसको क्या कहते हैं? उसको वॉबलिंग कहते हैं, उसको वॉबलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट प्लेनेट एंड मैक्सिमम एट प्लेनेट। आपको ग्रह बताना है कि जो एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो न्यूनतम किस ग्रह पे है, न्यूनतम मिनिमम किस ग्रह पे है और अधिकतम मैक्सिमम किस ग्रह पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी और जुपिटर। ये थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है, मतलब फिजिक्स का भी क्वेश्चन है। तो मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया कि द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट, तो सबसे कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सबसे कम मरकरी में है और सबसे ज्यादा कहां है? जुपिटर ग्रह पे है। सबसे ज्यादा कहां है? वो जुपिटर पे है। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है। एंड फाइनल आज का लास्ट क्वेश्चन है 48th क्वेश्चन कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है? तो वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इकाई होती है, ये इकाई होती है किसकी? ये इकाई होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको भी याद रखेंगे, नहीं याद रखना है तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। आप यहां से बहुत इजीली से क्या निकाल पाएंगे? इसकी आप इकाई निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से। ये भी मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सभी को सिखाया है। ठीक है, तो ये थे आज के 40 क्वेश्चंस। और अभी यहां तक आपने अगर जिसने भी वीडियो देखा है, नहीं देखा है पुराने 40 क्वेश्चंस की वीडियो, तो उसको जरूर जाकर के देख ले। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें कराए हैं। एंड बिलीव मी कि ये 200 क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं कि लगभग आपका फिजिक्स के पोर्शन से जो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, वो ऑलमोस्ट इन्हीं में से ही आएंगे। इन्हीं के कंसेप्ट, इन्हीं क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट है उसी के बेस्ड आएंगे और आप उन्हें डेफिनेटली कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले 40 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए